नमस्कार। हमारे देश में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को अगर मिलाकर देखा जाए तो लगभग 2790 रजिस्टर्ड पार्टियां हैं जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं। इसमें क्षेत्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इसके अलावा तमाम ऐसे दल हैं जो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनके पास वोटिंग शेयर इतना नहीं है जिसको लेके कि उनकी खास चर्चा हो सके। आमतौर पर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग या तो राष्ट्रीय पार्टियों का सदस्य बनना पसंद करते हैं और उसमें जाकर राजनीति करना पसंद करते हैं, और नहीं तो क्षेत्रीय दलों में शामिल होकर राजनीति करना पसंद करते हैं, समाज सेवा करना चाहते हैं। इन सारे मान्यताओं और परंपराओं से हटते हुए हमारे देश के एक बहुत सीनियर आईएएस अधिकारी श्री विजय शंकर पांडे जी हैं, जिन्होंने नौकरी में रहते हुए लगभग 3.5 दशक तक भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुड गवर्नेंस के लिए एक मुहिम चलाया, एक जन आंदोलन चलाते रहे और नौकरी से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जारी रखी, जन सेवा और जन आंदोलन को जारी रखा। अपने इसी मकसद और मुहिम को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने किसी दूसरे दल में शामिल होने के बजाय अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी बनाई और उसका रजिस्ट्रेशन कराया। उनके सामने भी विकल्प खुले हुए थे। अगर वे चाहते तो सेवा से रिटायर होने के बाद किसी सरकारी, गैर सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में किसी बड़े पद पर री-एम्प्लॉयमेंट उनको भी मिल जाता है, जैसे बाकी तमाम अधिकारियों को मिल जाता है। अगर वे चाहते तो देश की तमाम बड़ी पार्टियां उनको अपने दल में शामिल कर लेती और उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे देती। लेकिन उन्होंने बजाय इस तरह के लालच में पड़ने के, इस तरह के दलों में शामिल होने के, उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया, उसका रजिस्ट्रेशन कराया और पिछले कई वर्षों से उसी राजनीतिक दल के माध्यम से वे प्रदेश और देश में सेवा कर रहे हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में जो उनकी मान्यता रही है गुड गवर्नेंस की, भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस मुहिम को जारी रखें। आज मैं उन्हीं से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर क्या वजह रही कि उन्होंने अलग एक राजनीतिक दल बनाया और उसका रजिस्ट्रेशन कराया। उनके सामने तो सैकड़ों विकल्प थे और बगैर कम संघर्ष किए वे जो चाहते उनको मिल सकता। 3.5 दशक का अनुभव, बेलगाम सवालों का जवाब जो नहीं है किसी के पास। वासेंद्र मिश्र के साथ देखिए आज संवाद। हमारे खास मेहमान श्री विजय शंकर पांडे जी हैं और पांडे जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो यही कि जब इतने सारे विकल्प आपके सामने थे सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद, तो आपने उन विकल्पों पर ध्यान क्यों नहीं दिया, उन विकल्पों में से किसी को क्यों नहीं चुना और इतना कठिन और संघर्ष का रास्ता क्यों चुना? देखिए जीवन में हर हर व्यक्ति के सामने कुछ अवसर आते हैं और कुछ परिस्थितियां आती हैं जिसको देखकर उसे निर्णय लेना होता है कि वह उन परिस्थितियों को जिससे वह प्रसन्न नहीं है या जो गलत चीजें हो रही हैं, जो जो नियम सम्मत नहीं है और मॉरली भी नैतिक भी नहीं है, क्या उनको उन चीजों को होते देखकर वो चुप रहे या कुछ करे। देखिए यही प्रश्न हर एक के जीवन में आता है और हर एक अपनी अपनी परिस्थितियों और अपने अपने अनुभव के आधार पर निर्णय लेता है। मैंने लंबे समय तक नौकरी करी, 37.5 साल तक मैं आईएएस सेवा में था। एक चीज बड़ी साफ है कि 77 साल की आजादी के बाद भी आज तक कोई भी सरकार, जितनी भी सरकारें आई, देखिए सभी पार्टियों की सरकारें बनी और उसके बाद वो बदली, प्रदेश में तरह तरह के प्रयोग हुए, नई नई पार्टी आई, नए झंडे उनके आए, नई आइडियोलॉजी आई। लेकिन आज आप भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, मैं भी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आज आप अगर सोचें देखें कि 77 साल में ये सरकारें मिलकर एक ये नहीं कर पाई कि एक भी थाना, एक भी तहसील, एक भी ब्लॉक, एक भी दफ्तर ऐसा नहीं बना पाई जहां पर जनता को बिना रिश्वत सिफारिश के उसका न्यायपूर्ण काम मिल सके। सारी सरकारें और सभी एक ही क्लेम करती हैं कि उनके समय में तो विकास की गंगा बह गई और उन्होंने तो सब कुछ बदल डाला। एक थाना ठीक नहीं कर पाए, एक तहसील ठीक नहीं कर पाए। आज जनता की जरूरत ये है
कि उसे सरकारी कार्यालय उनमें न्याय मिल जाए, जो उसका उचित है दे उसे मिल जाए, जो उस गलत हो न मिले। ये सब देखकर जब तक मैं सेवा में था तब तक मैंने पूरी कोशिश की अपने कार्य क्षेत्र में। मैं बड़े प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ, और फिर मेरा कोई कहने में मेरा कोई उद्देश्य नहीं है अपनी प्रशंसा करना, लेकिन उन सभी कार्यालयों, उन सभी विभागों में भ्रष्टाचार को शून्य कर देता था मैं, और यह काम मुझे सबसे आसान लगा। जिस कार्य को देश की जितनी भी सरकारें हैं जिसको सबसे मुश्किल बताती हैं, उस कार्य को मुझे सबसे आसान लगा। और इन सारे विभागों में मैं बड़े संतोष के साथ कह रहा हूँ कि लोगों के सारे काम बिना रिश्वत सिफारिश के होने लगते थे। अब ये मुझे हमेशा ये प्रश्न मेरे सामने था कि आखिर ये जब काम इतना आसान है, ये हो सकता है तो क्यों नहीं हो रहा है। अब मैं अपने अनुभव से मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले जब मैंने सेवा शुरू की, तब मुझे एक चीज साफ दिखने लगी कि जो नेता और अधिकारियों का एक तरह से गठजोड़ है। देखिए, कुछ अपवाद हमेशा है, कुछ नेता बहुत अच्छे रहे हैं, कुछ अधिकारी बहुत अच्छे रहे हैं। मैं अपवाद की बात नहीं करूंगा, क्योंकि अपवाद का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में लोग गलत कर रहे हो तो अपवाद से कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोनों का गठजोड़ था, और कोई भी भ्रष्टाचार को रोकने की कोई कोशिश कभी नहीं करता रहा, और लोगों को जनहित से कोई लेना देना नहीं था। अपना स्वार्थ, अपनी कुर्सी बची रहे, और लोग उनको वहां से हटाए ना, या उनकी कुर्सी न जाए। अगर मंत्री है तो मंत्री की कुर्सी न जाए, विधायक है तो अगली बार चुन लिया जाए, सांसद है तो अगली बार चुन लिया जाए, मुख्यमंत्री है तो उसकी कुर्सी न जाए। उसी तरह अफसर है, डीएम है तो कुर्सी न जाए, कमिश्नर है तो उसकी कुर्सी बनी रहे, सेक्रेटरी अच्छे विभाग में है तो अपनी कुर्सी बनी रहे, तहसीलदार है तो अपने अच्छी तहसील में चलता रहे, एसडीएम साहब है तो एसडीएम का वो न बदले क्षेत्र, थानेदार को अपना थाना मिलता रहे। इसके अलावा जनता का, जिसे कहते हैं, उसके सुख दुख में या उसको न्याय दिलाने में किसी की रुचि नहीं रही। ये मुझे साफ दिखने लगा। देखिए, फिर पुनः यह प्रश्न यही था कि ठीक है, मैं अपने कार्य क्षेत्र में सब कुछ कर ले रहा था, मुझे बड़ा संतोष इस बात का कि लोगों के काम हो जाते थे। मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूँ कि इसमें मुझे सफलता मिली, और इसके लिए मैं जनता का बड़ा आभारी हूँ, क्योंकि हमेशा पूरी तरह से सहयोग देती रही। जैसे लोगों का कभी कभी आप सुनते होंगे, लोग कहते हैं जनता बड़ी बेईमान हो गई है, वो क्या करें, बेईमानी चाहती है। ये इससे बड़ा झूठ और कोई दूसरा नहीं हो सकता। ये बेईमानी सिर्फ उन लोगों की है जो जिनके पास शक्तियां हैं, जिनके पास अधिकार है। इन्होंने अपनी बेईमानी को थोप दिया है, और लोगों को, जिसे कहते हैं, ईमानदार जीवन जीने का रास्ता ही नहीं छोड़ा। और जो भी आज आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, लोगों को दिन प्रतिदिन हर अपने सिद्धांतों से, नियमों से समझौता करना पड़ता है, सिर्फ सरवाइव करने के लिए, जिसे बचे रहने के लिए। अब इन स्थितियों में ये था, मेरे सामने विकल्प था कि ठीक है, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, बाकी मैं चिंता क्यों करूं कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन मैं बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा कि मुझे ये हमेशा कष्ट होता था, आखिर ये सब क्यों हो रहा है, इसके लिए कुछ किया जाना चाहिए। कि जैसे कि आम जनता में ये भावना है कि अगर अफसर ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये अफसरशाही बड़ी बेईमान है। तो मुझे भी ये लगता था कि भाई, ये लोग इतने बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, ये लोग क्यों नहीं विरोध करते गलत काम का, और नेताओं को क्यों नहीं रोकते कि वो गलत काम न करे। मैंने अपने जहां भी कार्य क्षेत्र में थे हमेशा मैं रोकता था, उसका मुझे दुष्परिणाम भुगतना पड़ा, लेकिन उसको मुझे इसका कष्ट नहीं था। मैं इसको बिल्कुल जैसे पुरस्कार मानता हूँ कि अगर भ्रष्ट लोग आपको हटाते हैं, आप सही काम करते हुए, तो ये पुरस्कृत आपको करता है, कोई आपको नुकसान नहीं कर सकता। तो मैं हमेशा इस बात को सोचता था कि ये लोग करते क्यों। तो मुझे, मेरे मन में भी, जो जनता में, आम लोगों के मन में जो भाव बैठा हुआ है कि अफसरशाही अगर चाहे, या बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस लोग अगर चाहे मिलकर, तो नेताओं को रोक सकते हैं। ये गलतफहमी मेरे मन में भी थी। इसी से, जिसे कहते हैं, प्रेरित होकर मैंने 90 के दशक में ये अभियान शुरू किया कि चलो आईएएस सर्विस को ठीक किया जाए। तो उत्तर प्रदेश काडर का मैं अधिकारी था, तो उत्तर प्रदेश का जो आईएएस एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन का मैं सदस्य था। तो मैंने एसोसिएशन के अंदर ये बात उठानी शुरू की, भाई हमारे बीच में बहुत लोग बहुत बेईमानी कर रहे हैं, हम लोग कुछ बोलते ही नहीं। तो लोगों ने यही फिर कहना शुरू किया, भाई ये काम तो सरकार का है, सरकार का मतलब नेताओं का है, हम लोग क्यों करें। हमने कहा, भाई ये बताओ कि आप लोग इस सर्विस के मेंबर हो, हम लोग के पास सारी शक्तियां हैं, हम ही लोग नेताओं को सलाह देते हैं, हम ही उनसे निर्णय कराने में अपनी भूमिका अदा करते हैं, तो हम क्यों नहीं इस बात को ध्यान देते हैं कि हम अपने बीच में जो लोग गलत कर रहे हैं, और बहुत नंबर के भ्रष्टाचारी थे, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, लाखों करोड़ों की रिश्वत आज से 30-40 साल पहले भी खाया करते थे, उनको रोकने का प्रयास किया। अंत में उसका जो परिणाम हुआ कि 6-7 साल की मेहनत के बाद
हम लोग सफल हुए एक कैंपेन चलाने के करने के। उसकी ये हुआ कि हम लोग अपने 20 से 3 महाभ्रष्ट लोगों को आईएएस अधिकारियों को चुनेंगे। उसके लिए वोटिंग हुई 2 बार, 1996 में और 1997 में। 100 से ज्यादा लोगों ने हर बार वोट दिया और अपने 20 से 3 महाभ्रष्ट लोगों को चुना। हम लोगों की ये, मैं अपनी ये से कहूंगा कि अनुभवहीनता या कम जानकारी, क्योंकि मेरी तब सेवा 15-16 साल की थी, तो मुझे शायद पूरे तंत्र की जटिलता और उसका जो भ्रष्टाचार का स्तर था मुझे जानकारी नहीं थी। इसकी मैं अपनी कमी में स्वीकार करता हूँ। आंख तब खुली जब ये इतना प्रयास करने के बाद हम लोगों को तब ये लगा कि अब तो हम लोगों ने कर दिया। अब तो हम लोगों ने अपने बीच से हर वर्ष 3 महाभ्रष्ट को चुनते रहेंगे और सरकार को बताते रहेंगे और सरकार से कहेंगे कि इनको आप दंडित करिए। लेकिन उसका उल्टा परिणाम आने लगा। सरकार में जो लोग बैठे थे उनको जैसे लगा कुछ हुआ ही नहीं। उन्होंने इस इतने बड़े कैंपेन जिसको कि दुनिया भर में सराहा गया, देश में सराहा गया, प्रेस ने इसको इतना ज्यादा उजागर किया, उसमें आप सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहता हूँ कि प्रेस ने, जैसे प्रेस को जब क्रिटिसाइज लोग करते हैं तो मैं हमेशा कहता हूँ कि कभी अच्छा करके तो देखो, ये आपके साथ खड़े मिलेंगे। और जनता का सबसे बड़ा मैं आभारी हूँ, उसे पूरा समर्थन दिया। उसके बाद जितनी सरकारें, बड़े बड़े सूरमा लोग जिनकी प्रशंसा करते लोग थकते नहीं है, कल्याण सिंह जी और उसके बाद राजनाथ सिंह जी और उसके बाद मुलायम सिंह जी, सब बड़े 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 पुरोधा लोग मुख्यमंत्री बने। किसी ने कुछ भी कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टे ये कहने लगे कि भाई आप क्या कहने से थोड़ी कुछ होता है, ये आईएएस संवर्ग क्या होता है, और साक्ष्य लाइए। चलिए हम लोगों ने साक्ष्य भी इकट्ठा कर दे दिया। मिश्रा जी, इसके बाद से ये मेरा भ्रम टूटा कि ये जो हम लोग कहते थे कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही जिम्मेदार है इस पूरे नर्क के लिए, जिसकी त्रासदी सामान्य जन भोग रहे हैं और जिनका जीवन दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है, ये इसके मूल कारण ये राजनेता है जो भ्रष्टाचार में और अपने स्वार्थ में इतने डूबे हुए हैं कि इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद फिर विचार आया कि ठीक है, अब ये जब एक बात समझ में आ गई तो क्या किया जाए। पुनः एक प्रयास किया हम लोगों ने कि सारे देश भर के बड़े बड़े पुरोधाओं को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जितने बड़े नाम, आईआईटी के डायरेक्टर, प्रोफेसर, सेक्रेटरी भारत सरकार, पुलिस के डीजीपी, देश भर से लोगों को, ईमानदार कर्मठ लोगों को हम लोगों ने अनुरोध किया। वो सब लोग इकट्ठा हुए और हम लोगों ने 13-14 वर्ष तक पूरी कोशिश की कि देश में जो भ्रष्टाचार उच्च स्तरों पर है उसके विरुद्ध कुछ हो पाए। हम लोगों को हमेशा, मैं कहना चाहूंगा कि हमेशा न्यायालयों का भी पूरा समर्थन मिला, प्रेस का पूरा समर्थन मिला, लेकिन देश कई गुना और भ्रष्ट हो गया इन 12-14 सालों में। तब ये बैठकर सभी लोगों ने, जो भी लोग बैठे थे उस मंच पर, उन सब ने ये कहा कि देखो, जब तक राजनीति जो जाति, धर्म, काले धन और गुंडई पर खड़ी है, चार पाए पर खड़ी, जब तक ये नहीं सुधरेगी तब तक कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग ये करते करते हम लोगों ने अपने जीवन के 20-30 साल बिता दिए, देश कई गुना भ्रष्ट हो गया, लोगों का बिना रिश्वत सिफारिश के काम आज भी कहीं देश भर में नहीं हो रहा है, और काले धन का इतना ज्यादा वर्चस्व हो गया है कि अब चुनाव में लोग 40-40, 50-50 करोड़, 100-100 करोड़ खर्च करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूर्व जो मुख्य चुनाव आयुक्त, बड़े नामी गिरामी, उन्होंने मंच पर कई बार कहा कि भाई हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं कि देश में कोई भी चुनाव, एमपी का चुनाव, एमएलए के चुनाव में करोड़ों करोड़ खर्च होता है, जबकि कानूनन 25 लाख खर्च होना चाहिए। एमएलए के चुनाव में 75 लाख खर्च होना चाहिए, जो बढ़ के 85 हो गया, 85 लाख सांसद के चुनाव में। कोई एक व्यक्ति नहीं इस देश में जो इस कानून का पालन कर रहा हो, और हम लोग पता नहीं किस तरफ देख रहे हैं। इन सब परिस्थितियों को देखने के बाद यह निर्णय लिया गया कि अब राजनीति के बारे में जो भी कहा जाए कि बड़ी गंदी हो गई है, बड़ी भ्रष्ट हो गई है, बड़ा मुश्किल है, यहाँ तो उसकी काजल की कोठरी है और ये कोयले की खदान है, यहाँ तो घुसते काले हो जाए। ये राजनीति गंदी नहीं, राजनीति में जाने वाले लोग, राजनीति में जो आज लोग, वो गंदे हैं। इन्होंने कभी निष्ठा से जनता के हित में अपने स्वार्थ को छोड़कर काम करने की सोचा नहीं। इन विचारों के बाद, इन निष्कर्ष के बाद फिर ये राजनीतिक दल गठन करने का लोक पार्टी हम लोगों ने बनाया। देखिए, उद्देश्य सिर्फ बड़ा सिंपल सा है। किस साल में रजिस्ट्रेशन हुआ था और इसका मिशन और विजन क्या है इस पार्टी का? 2019 में लोक पार्टी का गठन हुआ और हम लोग का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो भी संविधान में लिखा है सबको न्याय मिले, कानून के अनुसार कार्य हो, लोगों को उनका ड्यू मिले, थाने, तहसील और ब्लॉक पे जाने पर लोगों को रिश्वत न देनी पड़े, जो भी व्यक्ति है उसको कभी भी किसी के सामने ये कह के न करना पड़े कि हम
फला जात के हैं तो मेरे साथ ये हो गया, मैं फला धर्म का हूं तो मेरे साथ गलत हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं। ये सब संविधान प्रदत्त शक्तियां हैं, संविधान प्रदत्त अधिकार है। आप विश्वास माने कि हमारे देश हजारों साल तक दुनिया का सबसे समृद्ध देश रहा है। ये रिकॉर्ड है, मतलब इसको रिसर्च करके ये सारे डेटा ला दिया गया है कि सन 1700 तक ये देश जो है दुनिया की 1/4 जो है जीडीपी, मतलब जैसे कहते हैं धन संपदा, इसके पास थी। और अब हमें, चलिए अंग्रेजों ने आपको बहुत लूटा मानते हैं, लेकिन 77 साल आपके हाथ में सत्ता आ गई, हम लोग के हाथ में सत्ता आ गई। आखिर अब हम लोगों ऐसा कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारे देश की फिर वही स्थिति हो जाए कि हम सबसे समृद्ध और प्रभावशाली और ऐसे देश बने जिसके बारे में ये ना कहा जाए कि बड़ा दरिद्र देश है। आज मिश्रा जी ये स्थिति है कि 80 करोड़ लोगों को, हम लोगों को, सरकारी आंकड़ा है कि हम लोग को 5 किलो अगर अनाज न दिया जाए तो उनका जीवन ठीक से नहीं चलेगा। बेरोजगारी की जो स्थिति यह है कि घर में, हर घर में दर्जनों जो युवक घर में बैठे हुए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, न इनके बारे में सरकारें कुछ सोच रही, क्योंकि वर्षों से ये हालत चली आ रही है। कानून व्यवस्था की हालत, मैंने बताया, एक थाना ऐसा नहीं है जिसमें जाकर आप ये कह सकें कि आप बिना रिश्वत सिफारिश के न्याय पालेंगे। मैं हाल में जो पंचायत के लेवल पर काफी कार्य कर रहा हूं, तो मुझे मेरी सैकड़ों प्रधानों से बात हुई और हर दिन मैं 3-4 लोगों से बात करता रहता हूं। ये खुला तथ्य है, खुला नंगा सच है कि ब्लॉक से प्रोजेक्ट पास कराने या गाँव में जो स्कीम आती है उनको काम कराने में लंबी चौड़ी रिश्वत दी जाती है, देनी पड़ती है। ये संख्या कहीं पर 30-40% है, कहीं कुछ और है। मैं इसके बारे में कोई तथ्यात्मक नहीं कह सकता क्योंकि कोई प्रूफ तो रिश्वतखोरी का आज तक कोई दे ही नहीं पाया, लेकिन मोटे तौर पे, आम तौर पे कि बहुत रिश्वत देनी पड़ती है, उसकी मेरा काम है। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री जी को क्या नहीं दिख रहा है? सांसद विधायक जी को नहीं दिख रहा, कमिश्नर साहब को नहीं दिख रहा, कलेक्टर साहब को नहीं दिख रहा, चीफ सेक्रेटरी साहब को नहीं दिख रहा, सीडीओ साहब को नहीं दिख रहा, किसी को दिखता ही नहीं, प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा। क्या उन्हें यह नहीं पता होना चाहिए कि उनके नीचे जो भी काम हो रहा है उसमें सब में 30-40% रिश्वत ली जा रही है? मैं आपसे बताऊं, मैं अपने कार्यकाल में, जब से मैंने शुरू किया तब से मुझे साफ दिखता था कि जम के रिश्वत चल रही है। आज ही नहीं है। ये बिल्कुल गलत होगा कहना कि आज की जो सरकार है उसके कार्यकाल में ये बढ़ रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं 50-40 साल पहले से आप बता रहा हूँ, इसी तरह की रिश्वतखोरी चल रही थी, तब भी सरकारें चुप थी, किसी ने कभी नहीं बोला। मैं जब भी रिश्वतखोरी के खिलाफ कार्रवाई करता था तो जैसे कहते हैं एक तरह से रिडिक्यूल करना, भाई तुम्हें हर जगह भ्रष्टाचार ही दिखता है। हमने कहा मुझे भ्रष्टाचार नहीं दिखता, भ्रष्टाचार हो रहा है, जनता को दिखता है, जनता परेशान है, आप लोग देखना नहीं चाहते। मैंने इतने लंबे कार्यकाल में कभी भी भ्रष्टाचार को रोकने के बारे में गंभीर चर्चा होते देखा ही नहीं। और जब मैंने मैं हमेशा कोई भी बड़ी बैठक होती थी तो मैं इस बिंदु को निश्चित रूप से उठाता था, क्योंकि मुझे पता था सबकी जड़ में ये है, राजनीति भ्रष्ट होते ही भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे चलने लगा और वो नीचे तक पहुंच गया है और जिसे कहते हैं दीमक की तरह पूरी हमारी व्यवस्था को खा गया। अब इसको बदलने के लिए राजनीति को बदलना पड़ेगा। राजनीति को जाति, धर्म, काले धन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, आप बहुत रिपोर्टिंग कर चुके हैं। चुनाव इस समय सिर्फ पैसे का खेल रह गया है, बाकी उसमें कोई सिद्धांत नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, उसके कोई कार्य नहीं। अगर आपके पास करोड़ों नहीं है तो आप चुनाव में न उतरें। सारा चैलेंज यही है राजनीति का कि इसको किसी तरीके से इस पूरे दलदल से निकाला जाए। विशा जी, इस बात को हम लोगों को हमेशा समझना चाहिए, ये देश हमारा है, ये कुछ नेताओं का नहीं है जो कुर्सी के ऊपर बैठे हैं या पहले बैठ चुके हैं, ये हम सबका है। तो इसको ठीक करने अगर कोई कमी दिख रही है तो चुपचाप बैठने से कुछ भी नहीं होगा। इसको देखकर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। इस समय जो मेरा अनुभव रहा, हो सकता है मैं जो आज सोच रहा हूँ वो भी सही ना हो, लेकिन अभी मुझे यही सच दिख रहा है और अधिकांश लोग जिनसे मैंने हजारों लोगों से इस बारे में पूछा, सब ने एक मत से कहा कि जब तक ये भ्रष्ट राजनीति से ये देश बाहर नहीं निकलेगा तब तक इसका जिसे कहते हैं जो पोटेंशियल है वो बिल्कुल कभी अचीव नहीं होगा। देखिए मिश्रा जी, दुनिया भर के लोग, इकोनॉमिस्ट और जो भी पॉलिटिकल एनालिस्ट है, एक बात कहते हैं, भारत देश असीमित क्षमताओं वाला देश है, लेकिन वह अपने पोटेंशियल से बहुत पीछे है। इसको आज 50 साल से कहा जा रहा है। जब से हमने समझना शुरू किया तब से मैं इसको पढ़ रहा हूँ और इस पर एस्से लिखता रहा हूँ। एस्से लिखवाया जाता है देश के बारे में, तब से हम और आप एस्से लिख रहे हैं, लेकिन कभी भी इसको पोटेंशियल पे पहुंचाने की कोई कोशिश नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जब सबकी बुद्धि लगी है लूटने में
इलेक्शन के लिए हजारों लाख करोड़ इकट्ठा करने में, और वो एक पैसा जब आप खाएंगे तो पैसा कहीं से तो खाएंगे ना, पेड़ तो लगा नहीं हिला के आप पैसा लाएंगे, ठेकेदारों से लेंगे, उद्योगपतियों से लेंगे, उनको गलत उनका काम करेंगे। ठेकेदारों जब गलत सड़क बनाएंगे तो सड़कें टूटेंगी, 10 रुपए की सड़क 100 रुपए में बनेगी, जो आज हो रहा है, लेकिन जनता को पता सर, मेरा इंटेंशन ये था, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का विजन और मिशन बड़ा पवित्र है, बहुत प्रैग्मेटिक है, सब कुछ सही, लेकिन जो ये गिवन सिचुएशन है, अब आप उसी गेम में आए हैं जिस गेम में कि देश की लगभग 3000 छोटी बड़ी पार्टियां हैं और ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग से चलते हैं। और आप जानते हैं अच्छी तरह, जिसकी चर्चा अभी विस्तार से आप कर भी रहे थे, कि ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी का जो आधार है, जो उनका फाउंडेशन है, वही भ्रष्टाचार के पैसों से। तो इस सिचुएशन में जहां की हजारों करोड़ रुपया मार्केट में राजनीतिक दल डालते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं अपने पक्ष में जनमत जुटाने के लिए, अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए, उस हालत को देखते हुए और इस सिचुएशन में आपकी जो नई पार्टी है इतने पवित्र विचारों को लेके अगर चल रही है तो उनसे कम्पीट कैसे करेंगे? ये मेरा आखिरी सवाल। देखिए, राजनीति क्या है, जो मुझे समझ में है, राजनीति है लोगों तक जाना, अपनी बात कहना और उन्हें अपने विचार से सहमत कराना, यही कुल राजनीति है, यही सब करते हैं। अब ये इसको करने के ढंग अलग अलग है। आज की राजनीति में थोड़ा सा संक्षेप में विवरण कर दूं, फिर मैं अपने आपके उत्तर पे आऊंगा। आज की राजनीति क्या है, चुनाव से 1 महीना पहले तक किसी को पता नहीं रहता कौन कहां से लड़ेगा। 1 महीना पहले पार्टियां अपना लिस्ट जारी करती हैं, 1 महीने के अंदर जो जिसको टिकट मिलता है, और टिकट 50-60% बदल जा रहा, आप जानते हैं अच्छी तरीके से, अब तो फैशन हो गया है बदलो, जिससे कि एंटी इनकम्बेंसी हटे। अपना कर्म नहीं सुधारते, एंटी इनकम्बेंसी हटाने के लिए चेहरा बदल देते हैं। आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो चुनाव लड़ रहा, वो 1 महीने के अंदर अपने क्षेत्र, अगर लोकसभा का है तो 25 लाख वोटर, 2000 गाँव और करीब 2500 पोलिंग स्टेशन तक कैसे पहुंचेगा? विधायक का चुनाव लड़ रहा तो 5-6 लाख वोटर, 300-400 गांव और 400 पोलिंग बूथ, कैसे पहुंचेगा? अब उसको जरूरत पड़ती है पैसे की। पैसे से क्या होता है? रैली, पैसे से होता है रोड शो, पैसे से होता है पोस्टर, पैसे से होता है बैनर, पैसे से आते हैं दलाल। हर गांव में आप जानते हैं कि राजनीति करके दलाल बैठे हुए हैं, जो 5 साल तक इंतजार करते हैं कि जब चुनाव आएगा तो ये नेता अपनी थैली खोलेंगे, क्योंकि लूटा इन्होंने, अब थैली खोलेंगे, और उसमें क्योंकि ये तो जनता के पास जा ही नहीं सकते, न जाने का इनका कोई इरादा है, तो हम ही बिचौलिए रहेंगे जनता और इनके बीच में। मुझे मेरा मुंह नोट से भरो, मैं जनता के पास जाकर इधर उधर की बातें करके, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, कुछ झूठ कुछ सच कुछ बोलकर हम दिलाने की कोशिश करेंगे। अब आप देख लीजिए राजनीति में बचा क्या, रैली, पोस्टर, बैनर, रोड शो, दलाल, मीटिंग। जनता जो आज जनता का प्रतिनिधि बनने जा रहा है वो जनता से कभी मिला नहीं, उसका कोई लगाव नहीं, कोई रुझान नहीं, और लोकतंत्र हमारे देश में इससे खत्म हुआ क्योंकि अब टिकट जिताता है, प्रतिनिधि नहीं जीतता। पार्टियां सत्ता में रहती हैं, पैसा इकट्ठा करती हैं, अपने को दिखाती है, अपना प्रचार करती रहती है, खूब पैसा। जो सत्ता में आ गया वो तो टैक्स पेयर के पैसे से लुटाता है, जो आज देश भर में आप देख रहे हैं, जिसकी शुरुआत केजरीवाल जैसे एक राक्षस ने की थी, जिसने दिल्ली जैसे राज्य में हजारों करोड़ रुपए खिला कर मीडिया को बदनाम किया, बर्बाद कर दिया, और पूरे देश की राजनीति को बर्बाद कर दिया। क्योंकि अब हर मुख्यमंत्री वही कर रहा है जो केजरीवाल ने 10 साल पहले शुरू किया था, वही कर रहा है। और आज हालत ये हो गई कि मीडिया सिर्फ पैसे और शासकीय पैसे पर अपनी चला रहा है। अब आप देखिए, अगर आप जनता के साथ मेहनत करें और 2-4 साल पहले से लोगों के पास जाएं और अपनी बात कहें और उनके सुख दर्द में भागीदार बने, तो लोगों का समर्थन ही तो चाहिए। लोगों को पता है कि ये सब धोखेबाज है। मैं जब कभी भी संवाद करता हूँ, लोग कहते हैं साहब कोई दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन करें क्या? वो विकल्प की तलाश में हमेशा से थे, कभी कोई पार्टी नहीं खड़ी हुई जो विकल्प देने की, जिसे कहते कोशिश करे। सब लोग देखिए, राजनीति में आते ही मुझे भी सब नहीं समझाया कि भाई पैसा के बिना मत करो, तो मैंने कहा इसी के खिलाफ तो मैं आया हूँ, तो मैं इसको लेके करूंगा क्या? फिर
तब तो मुझे राजनीतिक दल में ज्वाइन कर ही लूंगा मैं, उसमें मुझे दिक्कत ही नहीं। अगर मुझे भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं, झूठ से कोई दिक्कत नहीं, फरेब से कोई दिक्कत नहीं, तो नई दल बनाने की क्या जरूरत है? मैं तो दूसरे दलों में घुस कर अपनी जगह बना ही लूंगा बड़े आसानी से। ये सारा जो चलते कि मेरा अनुभव जो रहा है वो ये रहा है, सेवा में भी मुझसे यही कहा जाता रहा। 1 साल की भी मेरी सर्विस नहीं हुई थी। जब मेरे जो तत्कालीन कलेक्टर, उनका नाम लेने से फायदा नहीं है, उन्होंने कहा देखो नौकरी ऐसे नहीं की जाती विजय, जैसे तुम जो हो हर एक को जो गलत देखते हो। हमने कहा साहब अगर गलत है तो मैं करूं क्या? मुझे सिर्फ 1 साल से कम हुई थी सर्विस की। मैंने कहा साहब मैं करूं क्या? यहाँ पर इतनी, मैं मिर्जापुर में नियुक्त था, वहां पर सूखा राहत कार्य चल रहा था, सन 80 में वो सूखा पड़ा था, तो वहां पर ट्रक के ट्रक गेहूं गायब हो जाते थे, जनता को कुछ मिलता ही नहीं था। तो जब मैंने पकड़ दौड़ शुरू की तो उन्होंने मुझे समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा भाई ऐसे थोड़ी चलता। हमने कहा साहब ऐसे ही चलता चाहिए। मुझे पूरे जीवन काल में सबने यही कहा ऐसे नहीं होता। मैंने कहा ऐसे ही तो तुम्हारा लिखा हुआ कानून यही कहता है। मिश्रा जी, जब लिखा कानून जो कह रहा है उसके विपरीत आप क्यों जाओगे? आज आप ये देखिए, मैं जो रिश्वतखोरी के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं कौन सा एहसान कर रहा हूँ? देश का कानून कहता है रिश्वतखोर को 7 साल की सजा मिलनी चाहिए। अब हमारे देश में सारे नेता, सारे तो रिश्वतखोर है। या तो उन्होंने अपराध खुद किया या अपराध को मौन सहमति दी और आंख बंद करके अपराध होने दिया। दोनों की बराबर दंड है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अगर आपके जानबूझ जानकारी में अपराध हुआ, आप उसके पूरे प्रतिभागी होते हैं। इस दृष्टि से जो भी लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाते या नहीं लड़ते, वो सब इस दंड के भागी है। और इसके लिए जनता के बीच जाकर इस चीजों को बताना होगा और उनका समर्थन लेना होगा। देखिए मिश्रा जी, मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ, जैसे मुझे सेवा में, अपनी सर्विस में रहते हुए, इस रास्ते पे चलते हुए सब कुछ, सारा संतोष मिला, सारी प्रसन्नता मिली। मुझे लगता है कि राजनीति में भी इसी रास्ते पे चलकर अगर कुछ संभव है तो होना चाहिए। इससे इतर कुछ भी किए जाने का कोई तात्पर्य नहीं है। और मेरा मानना है कि अगर जैसे कहते हैं वो हो, विल हो और क्लियर विजन हो, तो दुनिया में कोई भी कार्य असंभव नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे कि आपकी जो पार्टी है उसका रोड मैप क्या है, उसके एजेंडा क्या है और किन इश्यूज को लेके आप जनता में सक्रिय हैं और आपके कार्यकर्ता सक्रिय हैं। थैंक यू, नमस्कार। Thank you.